जरा सोचिए, एग्जामिनेशन हॉल में रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करते समय आपके पास सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हों और 6 से 7 मिनट बचे हों, और उस 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो हो वो सिटिंग अरेंजमेंट का एक पूरा सेट हो जो बड़ा सा दिख रहा हो, और उसके बाद 5 से लॉग के क्वेश्चन दिख रहे हो। आपने ये चेक कर लिया है कि आपके पास कौन से 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप यही करते हो ना कि आप से लॉग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बेस्ट समझते हो, क्योंकि आपको लगता है कि सिटिंग अरेंजमेंट में कहीं हम फंस गए या हमसे ना हुआ तो हमारा ये स्लॉग का जो बना बनाया खेल है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। यही करते हो ना? तो आज के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी डर आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकांक्षा है और स्वागत करती हूँ आपका अपने सेशन में। यानी कि इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बताऊंगी। आज हम इस सेशन में टैकल करेंगे कि कैसे आप, अगर आपके सामने रीजनिंग में लास्ट के 6 to 7 मिनट्स में सिलॉग का क्वेश्चन भी आ जाए और सिटिंग अरेंजमेंट भी आ जाए, तो सिटिंग अरेंजमेंट को बिना छोड़े आप उसके साथ साथ सिलॉग को कैसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, करेक्ट। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 रीजनिंग शक्ति में। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, देखो कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट प्लस सिलॉग कैसे करना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो सिटिंग अरेंजमेंट से डर करके सिलॉग को ही अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। चलो, सबसे पहले सामने आपके आ रहा है एक बड़ा सा क्वेश्चन। ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने होता है कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले इसको स्किप करते जाते हो और यहाँ पहुंच जाते हो, है ना? यही करते हो। तो आज के बाद एग्जामिनेशन हॉल में बैंकिंग का एग्जाम जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे होगे, आप पहले ये नहीं करोगे बल्कि पहले इसको करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है आपको, और बड़ा है भी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट का है, 8 लोग हैं, और तो और यहाँ पर डायरेक्शन भी जो आप देख रहे हो वो डबल डायरेक्शन में है, यानी कि इनसाइड आउटसाइड दोनों में है ना, मिक्स डायरेक्शन। तो देखो, ये अप्रोच मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको 6 से 7 मिनट में पहले अटेम्प्ट करना है ये वाला क्वेश्चन। आपको प्रीलिम्स का पेपर देना है, मेंस का तो है नहीं। ये प्रीलिम्स का डुएबल होता है सिटिंग अरेंजमेंट, बस आपकी थोड़ा प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। आप लोग चाहो तो बाद में अटेम्प्ट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि हमें इसे सॉल्व किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, ये वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक एक टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे कि कैसे यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं। मिक्स डायरेक्शन को हम कितने मिनिमम पॉसिबिलिटीज के साथ बना सकते हैं एक बारी में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 8 पर्सन्स MNOP से लेकर के T तक सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। कितने पर्सन है, किस शेप में बैठे हैं, और थर्ड चीज आपको डायरेक्शन देखना है, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, वेयर सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड। अब यहाँ पर आप गौर करो जरा, some of them facing inside and some facing outside. okay, ठीक है, और यहाँ लिखा है all information is not in this order, एंड उसके बाद यहाँ से मेन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन शुरू हो रही है। नॉट मोर देन 2 एडजस्टिंग पर्सन फेसेस सेम डायरेक्शन। कोई भी 2 पास बैठे व्यक्ति जो होंगे ना, सट करके बैठे हुए, वो सेम डायरेक्शन में कर सकते हैं, बट तीसरा व्यक्ति यानी कि 2 से ज्यादा व्यक्ति सेम डायरेक्शन में लगातार नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये लाइन अक्सर आपके पेपर में आती है, आप इसको स्किप कर देते हो। ठीक है, देन यहां से पढ़ो, 1 पर्सन सिट बिटवीन P and A, N। एक पर्सन बैठा है P और N के बीच में। ठीक है, अपने क्लू को पहली ही लाइन से अगर आप नहीं बना रहे हो, यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो आप उसको नोट डाउन जरूर करोगे। ठीक है, पहली नजर में ही नोट डाउन करना है, जस्ट लाइक मैंने कर लिया कि P और N के बीच में एक लोग बैठे हुए हैं, देन एंड Q, फिर आगे लिखा हुआ है कि 1 पर्सन सिट बिटवीन P and N एंड Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ N। यहां पर कौन बैठा है? Q बैठा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है while the immediate neighbor of N faces opposite directions to each other। यानी कि इसका मतलब ये होता है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो N के नेबर्स होंगे ना, इधर और इधर, लेफ्ट एंड राइट, वो दोनों एक दूसरे से विपरीत देख रहे होंगे। N के डायरेक्शन जो बीच में बैठा है उसका कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि N के दोनों नेबर्स जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में, इनको आप इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है, कुछ सेकंड्स का काम है, वो आपको क्वेश्चन को जल्दी करने में बहुत हेल्प करेगा। देन आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है।
यहां से पढ़ते हैं, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। आर जो है वो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। आर एस के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, इसको मैंने ए से बना लिया, 1 2 एंड आर, ठीक है। अपने क्लूज को समझना सीखो आप लोग। उसके बाद लिखा है बट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन एंड क्यू। अब ये जो इज होता है, ये वाला सेंटेंस जो आप देख रहे हो, ये किसके लिए होता है? ये होता है आपके फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए, जिसके बारे में स्टेटमेंट शुरू हुआ था कहना, जस्ट लाइक आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, बट आर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस बैठा है, बट इज नॉट, बट वो पड़ोसी नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं, निकटतम पड़ोसी नहीं है एन और क्यू का, ठीक है। तो आर किसका पड़ोसी नहीं है? आर क्यू एन एस का नेबर नहीं है। इतना आपने इंफॉर्मेशन अपना यहाँ पर पुट करके रख लिया है, ठीक है। लास्ट सेकेंड लाइन कहती है कि टी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के लिए यहाँ यूज हुआ है हु। यहाँ पर आप देखोगे हु वर्ड दिख रहा है आपको, है ना, तो इसका मतलब है कि हु यानी कि ओ। ओ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। अब जरा इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों क्लूज को आप ध्यान से देखो कि ओ के सेकेंड राइट टी है और एम के सेकेंड राइट ओ है, यानी कि ओ और एम के बीच में भी एक लोग और ओ और टी के बीच में भी एक लोग, यानी कि एक तरफ एम आएगा एक तरफ ओ आएगा, ठीक है, एक तरफ टी आएगा एक तरफ एम आएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एंड एम सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। एम इमीडिएट राइट है पी के, बिल्कुल ऐसे निकटतम बैठा हुआ है सट करके, ओके। एंड टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। टी जो है वो आर का नेबर नहीं है भाई, ठीक है। एंड एम फेसेस आउटसाइड, और एम जो है वो आउट देख रहा है, ठीक है। क्लू आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। एंड कहाँ यूज करते हैं? इसके लिए कोई लिखा है तो कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट के लिए यूज होता है, हु यूज हो रहा है अगर, तो हु किसके लिए यूज हो रहा है? हमारा सेकेंड वाले के लिए, बाद वाले के लिए, ठीक है। अब ये है आपके क्वेश्चन के क्लू। बहुत छोटा क्वेश्चन है, इतना लेंथी नहीं है जितना वो दिख रहा था। अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम दो प्रोजेक्शन लेते हैं, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। हमने दो प्रोजेक्शन का स्पेस फॉरन बना लिया अपनी रफ शीट पर। उसके बाद हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? क्या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एम और ओ वाले से, या फिर हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं पी और एन वाले से? चलो हम किसी से भी स्टार्ट करके देख लेते हैं। हालांकि हमें एम का डायरेक्शन पता है ना, एम का डायरेक्शन पता है कि एम इज सेकंड टू द, एम के सेकंड टू द राइट ओ है एंड एम फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। और एम के सेकंड राइट कौन है भाई? ओ है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे हमें दिख रहा है वैसे वैसे हम रखते जाएंगे, चलो ठीक है। उसके बाद हमें क्या बनाना है? उसके बाद हमें दिख रहा है कि ओ के सेकेंड राइट में टी है, तो ओ के सेकेंड राइट टी तो ऐसे ही आ पाएगा, देखो। चलो हम इस कलर से पढ़ेंगे ताकि हमें सुविधा रहे देखने में, ठीक है। एम ओ के सेकेंड राइट पे टी आ गया, यहां पर क्या होगा? ओ के सेकेंड राइट पर टी आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर सारी चीजें। उसके बाद हमारा ये जो क्लू है, एम और ओ वाला हो गया, ठीक है, ओ और टी वाला भी हो गया। पी के सेकेंड राइट एम है। अब यहां पर आप खेल सकते हो अपने प्रोजेक्शंस के साथ, यानी कि पी के इमीडिएट राइट एम है अगर, तो पी को यहां रख लो और इसको अंदर दिखा दो, इसके इमीडिएट राइट एम बन गया। इस वाले में केस बनाओगे कि पी यहां हो गया, पी के सेकेंड राइट एम हो गया। अब एक बात ध्यान रखो, स्टूडेंट्स के डायरेक्शन का दिमाग में अपने बिठा के चल रहा है कि दो से ज्यादा सेम डायरेक्शन नहीं है। दैट मीन्स अगर ये दोनों बाहर देख रहे हैं तो ये अंदर देखेगा और ये भी अंदर देखेगा, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ क्लियर कर सकते हैं क्या डायरेक्शन का? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम कर सकते थे बिकॉज दो आउटसाइड वाले दिख रहे थे, ठीक है। अब बाकी में क्या रख सकते हो जरा देखो, कौन सा क्लू रख सकते हो उठा करके? क्लू आपके सामने लिखे हुए हैं। पी और एन के बीच में एक लोग है, पी और एन के बीच में अगर हम एन को यहां रख रहे हैं, एक लोग, ध्यान रखना, अगर यहां रख रहे हैं तो एन के दोनों जो नेबर्स थे वो अपोजिट डायरेक्शंस में, ये बाहर तो ये अंदर होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर अभी हम फंसेंगे, देखना कैसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? पी और एन के बीच में एक लोग, एन अगर हम यहाँ रखते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि एन के दोनों नेबर, अगर आप याद करो ये वाला क्लू,
तो एन के दोनों नेबर जो है वो एक दूसरे से विपरीत देख रहे थे, है ना। तो विपरीत देखने का मतलब ये है कि एन अगर आप कहाँ रख सकते हो भाई, यहाँ रख दो। यहाँ इसलिए रखा मैंने क्योंकि ये अंदर देख रहा है तो हम इसको बाहर तो दिखा सकते हैं ना, इतना तो हमें हक मिला है ना कि हम अपोजिट डायरेक्शन कर सकते हैं इनके, ठीक है। एन रख दिया, यहाँ पर भी एन रख दिया, ठीक है, अभी तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अब आगे देखो, ये चीज भी रख लिया, ये चीज भी रख लिया, ये भी रख लिया, क्या नहीं रखा ना। तो एन के सेकेंड राइट में क्यू, क्या ये हो सकता है क्या? ये तो तभी हो सकता है जब हम इसको बाहर कर दें, करेक्ट। इसमें हो सकता है क्या एन के सेकेंड राइट में क्यू, ये तब हो सकता है जब हम इसको अंदर कर दें, है ना। तो क्यू यहाँ पर रख दिया आपने, ठीक। बाकी क्या बच रहा है, आर और एस बच रहा है। आर और एस का सीन ये था कि आर जो है वो क्यू और एस का नेबर ही नहीं है, आर क्यू और एस का नेबर नहीं है, बट आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। अगर आर यहां रखते हो तो आर इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, ये तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, ओहो। आर को यहां रखते हैं, एस को यहां रखते हैं, तो क्या हो रहा है, क्या एस के थर्ड लेफ्ट में आर, अपने क्लू को पढ़ो, एस के थर्ड लेफ्ट में आर, बिल्कुल हो रहा है यानी कि ये वाला प्रोजेक्शन अगर आप चलो लेकर के तो सही जा रहा है। अब देखो, अब समय हमारे पास कम है, मैंने आपको एग्जामिनेशन की सिचुएशन में एग्जैक्टली बताया था कि अगर आपके पास 6 से 7 मिनट है, ठीक है, 6 से 7 मिनट, 5 क्वेश्चन इस पर बेस्ड थे आपके स्टार्टिंग में जो आपको दिखे, इसके बाद 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सिलॉग्स के थे, ठीक है, सिलॉगिज्म के, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको यहां पर सोचना पड़ेगा कि हम पहले सिटिंग अरेंजमेंट को टाइम दे। एक अच्छा बैंकर स्टूडेंट जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, फुल मार्क्स रीजनिंग में लेकर के आ रहा है, उसका अप्रोच यहां पर आकर के रुकता है, ठीक है। आपको पता चलता है ना कि आप पढ़ रहे हो फिर भी आपके नंबर कम आए रीजनिंग में, मान लो लेट सपोज आपके 30 क्वेश्चन आए थे और आपने 21 ही अटेम्प्ट कर पाए, 21 हालांकि पूरे सही थे, ठीक है, लेकिन क्यों कमी रह गई, इसी टाइम खत्म होने के डर की वजह से। आपको 20 मिनट मिलने थे, आपने सोचा कि ऐसा ना हो लास्ट के 6 मिनट बचे हैं, अब मैं इसको अटेम्प्ट करूं, मेरे सिलॉग चला जाए। अरे सिलॉग जाएगा तो 2-3 आए हैं, मान लो क्वेश्चन, दो कर लिए, 1 जाएगा, बट इसके तो 5 मिलेंगे ना। आपके दिमाग में एक कीड़ा रहता है कि मैं ये ना कर पाया तो, लेकिन एक प्रॉपर स्टूडेंट जो होता है ना बैंकिंग की तैयारी करने वाला, जिसका अप्रोच सही डायरेक्शन में होता है, वो पहले इस पर कवर करने की कोशिश करता है, इसको टारगेट करता है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास 2 मिनट बचे हैं, अगर आपके पास 2 मिनट बचे हैं तो आप इसको करने के बाद भी इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसके बाद भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे इसके, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करना सिर्फ हमारा नंबर नहीं दिलवाता है, इसको सॉल्व करने के बाद इसके क्वेश्चन भी तो पढ़ते हैं ना, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे। टाइम जितना दिया रहता है आपको, अगर थोड़ा भी ज्यादा टाइम लग रहा है, 2 सेट अटेम्प्ट करने का टाइम मिल रहा है, लाइक 6 मिनट बचे हैं आपके पास, तो पहले आप सिटिंग अरेंजमेंट उठाओगे, देन आप सिलॉग उठाओगे। क्लियरली सबको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। अब देखो, मुझे ये पता चल गया ये गलत है, ये सही है। यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मैं होती तो यहाँ पर अपने आप को रोक देती, एक बार डायरेक्शन जरूर फिक्स कर लेती कि ये दोनों बाहर है तो ये अंदर हो जाएगा, इसी तरह सारे डायरेक्शन चेक कर लेती कि 2 से ज्यादा सेम डायरेक्शन में हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। जैसे ही मैंने अगर एग्जामिनेशन में देखा ये डायरेक्शन सारे सही जा रहे हैं कि 2 से ज्यादा सेम नहीं है, तो मैं एक बार इस पर एक सिंगल टिक लगा दूंगी, ठीक है, ठीक है। सिंगल टिक लगाने का मतलब सिर्फ मेरा अपने खुद के लिए होता है कि अगर मैंने इस पर सिंगल टिक लगाया तो मुझे पता है ये वाला गलत है, ये वाले से मुझे देख के आंसर करने हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको। अब आपने अगर क्वेश्चन कर लिया है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इसमें भी देखते हो ना कि क्या गलती हो रही है, बट अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, आपने सारे फिक्स कर लिए तो आप इसके क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है। लेट सपोज क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड एम, ओ और एम के बीच में कितने पर्सन्स हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ओ, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ओ, ओ और एम के बीच में कितने पर्सन हैं जब हम काउंट करते हैं ओ के राइट से एम तक जाने में। चलो भाई देखते हैं। आपका ओ बैठा है यहां पर, ओ का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ। ओ से जब आप राइट में जाओगे इधर की तरफ तो एम कहां दिख रहा है आपको, यहां पर।
ओ के राइट से काउंट करना, राइट ऑफ ओ काउंट करना है ना। तो राइट ऑफ ओ यानी कि 1 2 3 4 5, ओ के राइट से, ओ के दाहिनी ओर से काउंट करना है। तो 5% आपको यहाँ दिख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ओ और एम के, ओ के दाएं से गिनने पर। ठीक है, क्लियर। ओके, एक बार आप लोग के लिए मैं एक बार फिर से क्लू बता देती हूँ। यहाँ पर सारे क्लू को रिवीजन करवा रही हूँ, ध्यान से वीडियो को देखना। देखो, सबसे पहले बोला गया पी और एन के बीच में एक लोग, पी और एन के बीच में एक लोग हो रहे हैं। एन के दोनों नेबर्स के डायरेक्शन जो थे वो अपोजिट थे। एन अगर अंदर देख रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एन के तो दोनों नेबर हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए थे। देखो, ये बाहर, ये अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लू इज एन के सेकेंड राइट में क्यों बैठा है। ठीक है, एन के सेकेंड राइट में क्यों बैठा है, एन अंदर देख रहा है इस वजह से। ठीक है, देन लास्ट क्लू आपका कहता है, सॉरी लास्ट नहीं, आर इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, आर इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, यानी कि एस के थर्ड लेफ्ट में आर आ रहा है, एस अंदर देख रहा है, और एस के थर्ड लेफ्ट में आर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पी के इमीडिएट राइट में एम आ रहा है, पी के इमीडिएट राइट में एम आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद टी और आर नेबर नहीं होने चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है क्या, टी और आर नेबर है क्या, टी और आर नेबर नहीं हो रहा है। ठीक है, और कोई क्लू बच रहा है यहाँ पर, हाँ एक और बच रहा है, एम आउटसाइड होना चाहिए, है ना। तो एम आउटसाइड हो रहा है, एम के सेकेंड राइट ओ आ रहा है, एम आउटसाइड है, एम के सेकेंड राइट ओ है। क्लियर हो गया होगा सबको, आई होप। चलो अब लेट्स सपोज, अब बात करते हैं आगे की। ये सिलॉग अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज समझो, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपने 3 से 3.5 मिनट में पूरा आपने सेटिंग अरेंजमेंट बना लिया है, आपके पास लेट सपोज सिर्फ 2.5 मिनट बचे हैं। ठीक है, सिर्फ 2.5 मिनट बचे हैं। ठीक है, अगर आपके पास 2.5 मिनट बचे हैं और आपने पिछले 4 मिनट में क्वेश्चंस भी कर लिए हैं सारे, 1 to 5 सेटिंग अरेंजमेंट डन कर लिया है, देन आपको उन 2.5 मिनट में अपने सिलॉग के क्वेश्चन फ्री होकर के अटेम्प्ट करने हैं। हो गए 10 नंबर हाथ में। यही एक बैंकिंग स्टूडेंट का अप्रोच कहता है कि आपको बड़ा टारगेट हमेशा लेकर चलना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आपके पास 1.5 मिनट बचे हैं, मैम ने कहा था बड़ा टारगेट उठाओ तो मैंने पजल उठा लिया, जो छूट रहा था उसको उठा लिया। तो ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है। अगर आप लोग बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो अपने अप्रोच को क्लियर रखो हमेशा। ठीक है, चलो अब इसी मेहनत के साथ अब हम देखते हैं अपना सिलॉग वाला क्वेश्चन। ये है आपके सिलॉग का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। देखो, क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट एंड एज वेल एज कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट दिए रहते हैं, आपको बनाना रहता है डायग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन को मत समझो कि क्या इंस्ट्रक्शन है क्या है, पहले आप डायग्राम बना लो, फिर इंस्ट्रक्शन देखना कि उसमें फॉलो कराने को बोला है कि नॉट फॉलो कराने को। अगर आप ये चीज नहीं देखते तो वो भी आपको नेगेटिव में ले जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है कोई दिन रात नहीं है, इंग्लिश वाले पढ़ते हैं भाई, नो डे इज नाइट, कोई भी डे जो है वो नाइट नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको एक फिंगर अपनी स्क्रीन पर रखनी है, एक हाथ आपको पेन अपना रफ शीट पर रखना है, और आपको ऊपर देखना है नीचे ड्रॉ करना, ऊपर देखना है नीचे ड्रॉ करना। ठीक है, ये अप्रोच होता है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का। आप बार बार अपने दोनों हाथों से पेपर पकड़ के नहीं लिखोगे, ये बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझदार हो, लेकिन फिर भी मेरा आपको समझाना, आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें बताना मेरा फर्ज है। जो मैंने कभी एक्सपीरियंस की थी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वो उस टाइप की कभी गलती करो। ठीक है, तो ऑल नाइट इज ब्राइट, सारे नाइट जो है वो ब्राइट हैं भाई। ठीक है, एंड ऑल ब्राइट आर स्टार, सारे ब्राइट जो हैं वो स्टार है। ठीक है, डायग्राम बन गया विद इन अ सेकेंड। अब यहाँ पर आपसे कहता है कि ऑल डे बीइंग ब्राइट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे डे की ब्राइट होने की संभावना है क्या, सारे डे ब्राइट में जा सकते हैं क्या। आप रिलेशनशिप जो निगेटिव वाला होता है उसको समझो अच्छे से। यहाँ पर डे का कनेक्शन जो क्रॉस है ना वो इससे है, नाइट से, लेकिन ब्राइट के अंदर जाने में, स्टार के अंदर जाने में कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है। डे का अगर मन करता है तो वो कूद करके यहाँ जा सकता है, अगर उसका मन करता है वो यहाँ जा सकता है नहीं इसके अंदर, लेकिन जा सकता है, पॉसिबिलिटी, संभावना है ना। लेकिन अगर एन का मन करे तो क्या वो डी के अंदर जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, मना किया हुआ है, एनिमी है एक दूसरे के, दुश्मन। ठीक है,
तो ये पॉसिबिलिटी जो है आपको दिख रही है, ये पॉसिबल है ना, क्योंकि डी बी के अंदर और एस के अंदर, दोनों के अंदर जा सकता है, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड कंक्लूजन कहता है कुछ तारे दिन नहीं है, कुछ स्टार जो है वो डे नहीं है। अच्छा देखते हैं, अब देखो ये जो स्टार वाला सर्कल दिख रहा है ना, इसको ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारे स्टार भरे हुए हैं, लेकिन बी की एक बाउंड्री बनी हुई है और एक एन की बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, अब कुछ स्टार ऐसे भरे होते मान लो, ठीक है, ये कुछ स्टार्स भरे हैं। अब आप देखो ये कुछ ग्रीन ग्रीन स्टार्स जो हैं, ये स्टार्स कुछ एन के अंदर भी आ गए हैं। ये हरे वाले स्टार जो है ना, ये एन के अंदर आ गए, और एन का रिस्ट्रिक्शन डी से है ना, तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि कुछ स्टार, इनफैक्ट कुछ ब्राइट का भी तो एरिया इसमें आ रहा है ना, वो भी डी में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन वाले पोर्शन का जो पोर्शन इस एरिया में आ रहा है, वो डी में नहीं जा पाएगा। ठीक है, बट डी वाला पर्सन जो है ना, वो इनके अंदर भी जा सकता है और डी वाला पर्सन इसके अंदर भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो सेकंड वाला क्या होगा? सॉरी, सेकंड वाला हो जाएगा आपका करेक्ट। यहाँ पर आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि इन फ्यूचर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, तो आप गलती ना करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 10 सेकंड के अंदर डायग्राम बना लेना है, 10 सेकंड के अंदर बाकी दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ करके आंसर निकाल करके टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप लोग। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम स्टील इज कप, कुछ स्टील कप है, जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। कुछ स्टील जो है वो कप है, एंड ऑल स्टील इज मेटल, सारे स्टील जो है वो मेटल है, एंड सम मेटल इज आयरन, कुछ मेटल जो है वो आयरन है। अब कंक्लूजन देखना, ये दोनों ऑल कप इज आयरन, सारे कप आयरन है, मतलब पहले थोड़ी जानकारी देता है और उसके बाद सारे का लगा देता है कंक्लूजन में। तो ये चीज तो हमें पता नहीं होती कि सारे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ऑल कप इज आयरन, सारे कप यहाँ बैठे हैं, आयरन यहाँ बैठा है। अगर इसकी जगह सम भी कह देता, सम कप इज आयरन, तो भी हमें नहीं पता होता कि कप और आयरन एक में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा ये बताओ, करेक्ट होगा कि नहीं? ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा? कि मतलब जब हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं पाते हैं, जैसे कोई लेट सपोज कोई आदमी है, कोई इंसान है जिसके बारे में हम जानते नहीं है, अगर कोई सामने वाला हमसे आकर के बोलता है कि वो पागल है या वो दुष्ट है, बहुत खतरनाक आदमी है, मतलब वो सज्जन दिख रहा है फिर भी वो बोल रहा है वो खतरनाक आदमी है, हालांकि मैंने जब उसको देखा नहीं, मैंने उसको समझा नहीं, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि हाँ वो तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल 100% तुम सही कह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं ना। हम जब तक खुद नहीं देखते अपनी आंखों से, हम विश्वास कहाँ करते हैं, है ना? ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो सेकंड देखो, सम आयरन इज नॉट कप, कुछ आयरन जो है वो कप नहीं है। अब देखो यहाँ आयरन यहाँ है, कप यहाँ है। पहले कह रहा था ऑल कप इज आयरन, दूसरे में कह रहा है कुछ कप आयरन नहीं है। तो देखो हालांकि ये भी गलत है, ठीक है, पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो ऑल और ये जो सम नॉट है, अभी मैं बताती हूं आपको, ये जो ऑल आप देख रहे हो और ये जो सम नॉट देख रहे हो, ये एक बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, आप इसको कैसे, ये क्या होते हैं? ये होते हैं पूरक जोड़ी, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, आपने सुना होगा जरूर। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं? जब कंक्लूजन में आपको ऑल, एक में ऑल मिल जाए, एक में मिल जाए सम नॉट, ठीक है, तो क्या बनाते हैं ये? आइदर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, क्लियर है? और हाँ ध्यान रखना, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप अपने क्वेश्चन में देखो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर कप और आयरन, तो यहाँ पर आयरन इज नॉट कप, यहाँ पर आपको आयरन इज नॉट कप दिख रहा है। देखो मैं अच्छे से बता देती हूँ आपको, ध्यान रखना, जैसे लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस, दूसरा कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है? ऑल बी आर ए।
अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर भाई, ऑब्जेक्ट जो है आपके वो ये हैं ए और बी। ऑब्जेक्ट क्या है, बी और ए। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वर्ड का तो यूज हुआ है, देखो सम एंड नॉट ऑल ये बना रहे हैं, मैम आपने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यानी कि पूरक जोड़ी बना रही है ना। देखो ऑल एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट। बट यहाँ पर एक कंडीशन है जो फॉलो नहीं हो रही है। कौन सी कंडीशन, कि आपके जो ऑब्जेक्ट है ना वो इंटरचेंज नहीं होने चाहिए थे। ये वाला उठ करके बाद में चला गया, ये वाला इधर आ गया, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला जो सीन होता है ना वो आपका इधर चला गया। सम ए आर बी आर नॉट बी था तो वो बी इधर आ गया। जब इधर आ जाएगा तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की सिचुएशन या कंडीशन जो भी होती है वो फॉलो नहीं करेगी। ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है मैम, और अगर हमें ये दिख गया तो बस हमारा आइदर और लग गया। ये बात सही है, पर ऑब्जेक्ट के नीचे ही आना चाहिए। बात समझे आप लोग। लेट सपोज यहाँ दिया है सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ होना चाहिए था ऑल ए आर बी, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी। ठीक है, अब क्या ये चीज आपको आपके प्रश्न में दिख रही है क्या? जरा क्वेश्चन देखो अपना, यहां पर दिख रहा है आपको ऑल कप इज आयरन। यहाँ कप है, यहाँ आयरन है, बट यहाँ आयरन पहले आ गया है, कप बाद में आ गया। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की कंडीशन नहीं बनेगी। दैट मीन तब क्या होगा, तब आपके दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली गलती अब दोबारा से नहीं करोगे। ठीक है, चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आप समझ जाओगे कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना था और आपने कहाँ पर गलती करते हो, शायद करते हो पहले या की हो या उससे कुछ सीखा हो, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन इज सम गोल्ड इज आयरन। कुछ गोल्ड जो है वो आयरन है, कुछ गोल्ड जो है यहाँ पर आयरन हो गए। देन सेकंड कहता है ओनली अ फ्यू आयरन इज सिल्वर। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू क्या मतलब होता है? ओनली अ फ्यू मतलब केवल कुछ होंगे, बाकी के नहीं होंगे। ठीक है, और सम का क्या मतलब होता है? फ्यू का कि सम तो है, बाकी है कि नहीं हमें नहीं पता। क्लियर। अब यहाँ बोला है ओनली अ फ्यू आयरन इज सिल्वर, केवल कुछ ही आयरन ऐसे हैं जो सिल्वर हैं भाई, यहाँ पर मैंने बना दिया। देन नो सिल्वर इज ब्लैक, कोई भी सिल्वर जो है वो ब्लैक नहीं है। सिल्वर का ब्लैक से करेक्शन क्रॉस कर दिया। देन कंक्लूजन्स कहते हैं सम गोल्ड इज ब्लैक, कुछ गोल्ड जो है ब्लैक है। अब देखो जब चीजें दूर दूर बनी होती हैं, लेट सपोज यहाँ पर देखो गोल्ड यहाँ बना है और उसके अलावा ब्लैक कहाँ बना है? नीचे दूर बना है, कोई निगेटिव रिलेशन इसके साथ नहीं दिख रहा है। तो क्या हम इन चीजों को मानेंगे कि सम गोल्ड इज ब्लैक? तो बिल्कुल भी नहीं, हमें दिख नहीं रहा है, दैट मीन्स हम नहीं मानेंगे, सिंपल। सेकेंड इज ऑल ब्लैक इज आयरन, सारे ब्लैक आयरन हो जाए ऐसी संभावना है क्या? अब यहां पर आप फंसोगे। देखो समझना, सारे आयरन जो हैं वो ब्लैक में नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि सारे आयरन यहाँ पर थोड़े आयरन इधर चले गए हैं, है ना, और जो इधर चले गए हैं उसकी वजह से आयरन कहेगा भाई मेरे मेंबर तो एस में चले गए और एस की दुश्मनी बी से है, तो मेरे सारे आयरन तो बी में जा ही नहीं सकते, है ना। सारे आई बी में नहीं जा सकते क्योंकि थोड़े चले गए एस में और एस की बी से थी दुश्मनी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात जब आती है कि ऑल ब्लैक इज आयरन, सारे बी आई में चले जाए ऐसी संभावना है क्या? तो बी कूद करके यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आई बोलता है कि मेरे पास बहुत स्पेस है भाई, थोड़े मेंबर चले गए जाने दो उसको, थोड़ा एरिया चला गया है कोई बात नहीं, मेरे पास और भी स्पेस है भाई, तू आ जा, तेरे आने की संभावना है ना। तो यहाँ पर ये वाली चीज जो है ना ये करेक्ट हो जाएगी भाइयों और बहनों। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। ठीक है, ओके। तो अभी आज के सेशन का मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको जब भी दो टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, यहाँ दिखाती हूँ मैं क्वेश्चन क्या था, आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिख जाए और आपको इसके बाद ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो आपको अटेम्प्ट क्या करना है भाई, ये वाला। ठीक है, आपके पास 6 से 7 मिनट होने चाहिए लेकिन, ठीक है, तो आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको अपने सिलॉग पर जाना है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो गई होगी। इसी तरह प्रैक्टिस सेशंस देखने के लिए और सारी चीज़ें, अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट आ रहा है
सेटिंग अरेंजमेंट में या बैंकिंग रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं, बस आप प्रैक्टिस करते रहो बढ़िया से, अच्छे से, और जल्दी से सिलेक्शन ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इस सेशन को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।